उनके एग्जाम्पल्स कुछ हमने देखे थे। आज की क्लास में इस प्रमेय के टॉपिक को अपन कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास का जो टॉपिक है हमारा पारस्परिकता प्रमेय। पारस्परिकता नाम ही स्पष्ट कर रहा है, परस्पर। तो यहाँ पर अपने पास में एक लूप है, ठीक है। यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि ये Z1 है, Z2 है और ये क्या है, Z3। अब इस लूप के कारण विद्युत जो वोल्टता स्रोत है वो कितना है, 1, और लूप कितने अपने पास में, 2, फर्स्ट और ये सेकेंड, ठीक है। एक होता है सक्रिय जाल और एक होता है निष्क्रिय जाल। बता सकते हैं आप में से कौन सा सक्रिय और कौन सा निष्क्रिय, क्या होता है सक्रिय जाल, निष्क्रिय जाल? सक्रिय जाल जिसके अंदर कोई भी धारा स्रोत या वोल्टता स्रोत यानी ऊर्जा का स्रोत स्थित रहता है तो वो क्या कहलाता है, सक्रिय जाल कहलाता है। जैसे यहाँ लूप फर्स्ट है, ये वाला क्या है आपका, सक्रिय जाल है, जबकि सेकेंड वाला है इसमें कोई वोल्टता स्रोत या धारा स्रोत है क्या, नहीं है, तो ये क्या कहलाता है, निष्क्रिय जाल। इसमें कोई भी वोल्टता स्रोत या धारा स्रोत नहीं है, फिर भी धारा प्रवाहित होगी। अगर मैं कहता हूँ कि इसमें धारा I1 है तो इसमें क्या होगी, धारा आपकी क्या बहेगी, I2 बहेगी, ठीक है। निश्चित रूप से इसके अंदर कोई ना कोई धारा तो बहेगी। ये वाली धारा इसी का पार्ट इस Z3 के लिए या Z2 के लिए आएगा, ध्यान में अपने को। तो ये पारस्परिकता प्रमेय क्या कहती है कि अगर आपके पास दो लूप है और उनमें से एक लूप के अंदर अगर वोल्टता स्रोत है तो दूसरे में धारा बहती है, ठीक है। अगर इसको वाइस वर्सा कर दिया जाए, इस लूप को हटाकर इधर लगा दिया जाए तो इसमें धारा बहेगी, ठीक है। और उस कंडीशन में यानी अगर ये स्थिति बना दी जाए अब देखो, अब भी इधर धारा तो बहेगी। यहाँ कौन सी थी, I1 डैश में कह देता हूँ और इसको कौन सी कह देता हूँ मैं, ये इधर बह रही है तो ये इधर बहेगी, इसकी I2 डैश। पारस्परिकता प्रमेय क्या कहती है कि इधर लूप था तो इधर धारा बह रही थी और इधर लूप है तो इधर धारा बह रही थी। ये धारा और ये धारा क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, ठीक है। ये क्या कहलाती है आपकी पारस्परिकता प्रमेय। तो इसको अपने को प्रूव करना है। मैथमेटिक और थ्योरी में रूप में क्या लिखेंगे कि द्विपार्श्विक रैखिक प्रतिबाधाओं से युक्त किसी रेखीय जाल में यदि एक स्रोत जिसका विद्युतवाहक बल E है जाल के किसी एक लूप में स्थित हो तथा वह जाल के किसी दूसरे लूप में धारा I उत्पन्न करता है तो उसी स्रोत को दूसरे पास में लगाने पर प्रथम पास में भी धारा I उत्पन्न होगी, ठीक है। ये मैंने कोड करके उसको परिभाषा को बोला पारस्परिकता प्रमेय को कि यदि एक वोल्टता स्रोत जाल के किसी एक भाग में स्थित है तो इसके कारण दूसरे लूप में धारा I प्रवाहित होती है तो इस वोल्टता स्रोत को दूसरे लूप में लगाने पर प्रथम लूप में भी धारा I प्रवाहित होगी। और हम यहाँ क्या प्रूव करेंगे, I2 बराबर I2 डैश, ये अपने को प्रूव करना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी आपकी पारस्परिकता प्रमेय। और इसके लिए लूप है तो लूप के लिए सबसे अच्छा अपने पास ऑप्शन रहता है किरचॉफ के वोल्टता के नियम। तो किरचॉफ का वोल्टता का नियम में काम में लेता हूँ फर्स्ट लूप और सेकंड लूप के लिए। ये मेरा कौन सा है, डायग्राम फर्स्ट है और ये डायग्राम सेकंड है, ठीक है। तो डायग्राम फर्स्ट के लिए, लूप फर्स्ट व सेकंड के लिए, तो फर्स्ट के लिए क्या कहेंगे भाई, E बराबर, क्योंकि इसमें वोल्टता स्रोत है, E बराबर I1 गुणा Z1 प्लस Z3 माइनस का I2 Z3, ठीक है। और दूसरे लूप के लिए क्या हो जाएगा, दूसरे लूप के लिए क्या हो जाएगा, वोल्टता स्रोत तो कोई है नहीं
और ये आपका I1 Z3, इस बार ये इसके क्या है, अपोजिट है, तो मैं कहूँ प्लस का I2 किस किस में बहेगा, Z2 प्लस Z3 और माइनस का I1 Z3, इस प्रकार से ही होगा। ठीक, अब इसमें से मुझे मान किसका ज्ञात करना है, I2 का, क्योंकि इस लूप में प्रवाहित होने वाली धारा चाहिए। तो I2 का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी इसमें से I1 का मान मैं कहाँ रख दूँ, इस समीकरण में रख दूँ, तो मेरे पास किसका मान आ जाएगा, I2 का मान आ जाएगा। तो I1 बराबर क्या हो जाएगा, इसका पक्षांतरण कर देते हैं, I1 बराबर I2, देखो ये पक्षांतरण करेंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का, और इधर चला गया तो ये हो गया। ठीक है, और अब देखो सीधा मैं भाग लगा देता हूँ, इसी से कर रहा हूँ ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, पक्षांतरण किया है केवल मैंने, ये आपको, चलो इसको अलग स्टेप में कर देते हैं, माइनस का बराबर 0। अब ठीक है, कईयों को कन्फ्यूज़न हो जाता है। I1 बराबर क्या हो जाएगा, पक्षांतरण करेंगे तो I1 Z3 इधर आ गया, और इधर क्या रहा, I2 गुणा Z2 प्लस Z3 डिवाइडेड बाई किसका भाग लगेगा, Z3 का। ये मान हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में I1 का मान रखने पर, तो E बराबर क्या माना जाएगा, I2 Z1 प्लस Z3 पहले से है, Z2 प्लस Z3 डिवाइडेड बाई Z3 माइनस का I2 Z3। ठीक है, I2 दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, Z3 का लघुत्तम लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, Z3 स्क्वायर, इसमें Z3 स्क्वायर और इसमें Z3 गुणा Z3 स्क्वायर, इसमें प्लस का और बाहर क्या है, माइनस का, तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ मान क्या बच जाएगा, तो यहाँ पर मान क्या बचेगा, देखो I2 गुणा Z1 Z2 प्लस Z1 Z3, दो ही पद हो गए, प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 का स्क्वायर, ये इसमें गुणा होगा तो माइनस का Z3 स्क्वायर बटे Z3, दोनों पद क्या हो गए, कैंसिल हो गए, तो क्या मान बच गया, E बराबर I2 Z1 Z2 Z1 Z3 Z2 Z3 बाई Z3, या इसको मुझे मान किसका चाहिए, यहाँ पर I2 का मान चाहिए, तो I2 का मान क्या आ गया इससे, I2 बराबर E गुणा Z3 डिवाइडेड बाई Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1, तीन ही पद बचेंगे, 1 2 और 3। ठीक है, ये हमारे पास किसका मान आ गया, I2 का मान आ गया, किससे, डायग्राम फर्स्ट के सॉल्यूशन से। अब इसी को हम करते हैं दूसरे से, तो दूसरा क्या है भाई, ये इतना ध्यान में आ गया होगा आपको। ठीक है ना, मैंने क्या किया है, सिंपल डायग्राम बनाया, डायग्राम बनाने के बाद में किरचॉफ का वोल्टता का नियम वो काम में लिया है, और वोल्टता का नियम काम में लेने से यहाँ I2 का मान है वो मिल गया। अब इसको सॉल्व, ये हो गया इतना कार्य। अब अपन किसका मान ज्ञात करेंगे, तो अब अपने को दूसरा कार्य करना है और दूसरा काम करना है, यानी I2 डैश का मान है वो ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए भी क्या करेंगे, यानी डायग्राम सेकंड के लिए किरचॉफ का वोल्टता का नियम लगाने पर, ये लूप फर्स्ट और ये लूप सेकंड। ठीक है ना, तो लूप सेकंड के लिए मैं पहले लगा देता हूँ, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो E बराबर I1 डैश गुणा में क्या होगा, Z2 प्लस Z3। ठीक है, विपरीत कौन है, I2 डैश माइनस का I2 डैश इंटू Z3। ठीक, दूसरा सेकंड, ये फर्स्ट लूप से, फर्स्ट लूप ही है आपका, तो इसमें क्या हो जाएगा,
विपरीत कौन बह रहा है इसमें, I1 डैश विपरीत बह रहा है, तो माइनस का I1 डैश इंटू Z3 प्लस का I2 डैश इंटू Z1 प्लस Z3। क्लियर? किसका मान चाहिए मुझे, I2 डैश का मान ज्ञात करना है, तो मैं क्या करूँगा, I1 डैश का मान ज्ञात करके इसमें पुटअप कर दूंगा। ठीक, I1 डैश का मान ज्ञात करना है, ठीक वैसे ही है, इसका पक्षांतरण कर दो, पक्षांतरण करने के बाद में इसका लघुत्तम लगा दो और ये मान कहाँ रख दो इसमें। समीकरण 1 हमने मानी थी, ये समीकरण 2 और ये समीकरण नंबर 3। अब इसके अंदर मान रख दीजिए, पक्षांतरण करेंगे तो I1 डैश का मान क्या आ जाएगा, I1 डैश बराबर I2 डैश Z1 प्लस Z3 डिवाइडेड बाय Z3। ये मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 3 में। समीकरण 3 में मान रखने पर E बराबर I1 डैश का मान रखेंगे तो पहले में I2 डैश Z1 प्लस Z3 अपॉन Z3 इंटू Z2 प्लस Z3 माइनस का I2 डैश Z3। ठीक वही पद आ गया, Z1 Z2 Z1 Z3 Z2 Z3 और Z3 स्क्वायर और माइनस का Z3 स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको तो I2 डैश बराबर गुणा में क्या आ जाएगा, I2 डैश गुणा Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 डिवाइडेड बाय Z3। वज्र गुणन कर दीजिए तो हमारे को मान किसका मिल जाएगा, I2 डैश का। I2 डैश बराबर E Z3 डिवाइडेड बाय Z1 Z2 Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। और ये कितना है, समीकरण नंबर आपका 3 4। समीकरण 2 और 4, ये समीकरण 2 और ये समीकरण 4, दोनों की तुलना कर लीजिए। देख लो E Z3 ऊपर है, नीचे का मान Z1 Z2 Z2 Z3 Z3 Z1, यानी दोनों मान क्या है, समान है। तो हम समीकरण 2 और 4 से क्या कह सकते हैं, समीकरण 2 व 4 की तुलना से I2 बराबर I2 डैश, यही तो हमने कहा था। हम यही तो बात कह रहे थे कि इसमें लूप लगाया तो इसमें जो धारा बहेगी और लूप इसमें लगाया तो इसमें धारा बहेगी, वो धारा क्या होगी, समान होगी। तो ये हमने प्रूव कर दिया इसमें, और ये क्या कहलाती है आपकी पारस्परिकता प्रमेय। ठीक है ना, तो ये आपका एक क्वेश्चन है वो तैयार हो गया बढ़िया से। तो कितनी प्रमेय हमने अब तक पढ़ ली, तो सबसे पहले जो प्रमेय हमने पढ़ी थी कौन सी थी, सबसे जो पहला अपने पास में था अध्यारोपण की प्रमेय। अध्यारोपण की प्रमेय पढ़ी, उसके बाद में थेवेनिन, फिर नॉर्टन, 3 क्लास हो गई। आज की क्लास में हमने पढ़ ली पारस्परिकता प्रमेय। ये 4 तो हैं आपकी बेसिक प्रमेय। एक और है अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय, आपको आती है 12th में, बहुत अच्छे से पढ़ रखी है आपने पहले ही। वो का वही जो टॉपिक है ठीक वैसी ही है, अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय। छोटी क्लासों का है इसलिए मैं वो टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपका पढ़ा हुआ है। तो अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय क्या कहती है कि कोई अगर वोल्टता स्रोत है तो इसकी आंतरिक प्रतिबाधा और यहाँ लोड लगा हुआ है और लोड की प्रतिबाधा और इसकी आंतरिक प्रतिबाधा परस्पर संयुग्मी हो, तो उस स्थिति में लोड में प्रवाही धारा का मान क्या होता है, अधिकतम होता है। और ये क्या कहलाती है, अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय। यानी मैं कहूँ कि यहाँ पर Z है A प्लस आयोटा B, अगर सपोज ये हो तो ये आपका क्या हो ZL हो, तो ZL बराबर क्या हो जाएगा, ZL बराबर क्या होना चाहिए, A माइनस आयोटा B, परस्पर संयुग्मी। संयुग्मी यही तो होती है, A प्लस आयोटा B है तो उसका कॉन्जुगेट A माइनस आयोटा B हो, तो उस कंडीशन में जो परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा है उसका मान अधिकतम होता है। क्या कहलाती है, अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय। ठीक है, और ऐसे ही
दो प्रमेय और है अपनी, और वो डेट नंबर के हिसाब से हैं। कौन कौन सी है? एक तो कहलाती है संभरण या प्रतिकार प्रमेय। ये प्रमेय क्या कहती है कि कोई अपने पास जाल है जिसमें विद्युत वाहक बल स्थित है। सपोज यही जाल है, इसमें विद्युत वाहक बल स्थित है, तो इसमें किसी भी प्रतिबाधा को वोल्टता स्रोत से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। मान लीजिए Z3 है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ? वोल्टता स्रोत से प्रतिस्थापित कर सकता हूँ। संभरण या प्रतिकार प्रमेय। क्या कहती है संभरण या प्रतिकार प्रमेय? कि कोई हमारे पास जटिल जाल हो जिसमें कोई वोल्टता स्रोत स्थित हो, कोई वोल्टता स्रोत तो स्थित होना चाहिए। अब इसके अंदर अगर कोई भी प्रतिबाधा स्थित है, तो इस प्रतिबाधा को किसके द्वारा, किससे प्रतिस्थापित किया जा सकता है? वोल्टता स्रोत से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। और कंडीशन क्या लगाई? ये मैंने वोल्टता स्रोत से प्रतिस्थापित कर दिया, ठीक है। इस वोल्टता स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा शून्य होनी चाहिए, ठीक है। आंतरिक प्रतिबाधा शून्य होनी चाहिए, और इसके सिरों पर यह जो ये विभवांतर, इसका मान कितना होगा वोल्टता स्रोत का? तो विभवांतर कितना होना चाहिए? जो प्रतिबाधा पहले लग रखी थी उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के तुल्य होना चाहिए। यानी जब ये अपनी ये मान लगा हुआ था, तो ये जो प्रतिबाधा थी, मान लीजिए इसके ऊपर, इसके सिरों पर V2 ये वोल्ट विभवांतर था, तो इसका विभवांतर भी कितना होना चाहिए? V2 होना चाहिए, ठीक है। तो संभरण या प्रतिकार प्रमेय क्या कहती है कि कोई भी प्रतिबाधा है उसको किसी वोल्टता स्रोत से प्रतिस्थापित किया जा सकता है, जबकि वोल्टता स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा हो 0 तथा विभवांतर उस प्रतिबाधा के दोनों सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर के तुल्य होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या कहलाती है? आपकी संभरण या प्रतिकार प्रमेय। अब एक और प्रमेय आती है, संभरण तो फिर भी कम पूछी जाती है, एक आती है मिलर प्रमेय। भाई ये मिलर प्रमेय तो डेट नंबर में तो पूछी ही जाती है। और इस मिलर प्रमेय में करते क्या है अपन? इसके अंदर एक प्रतिबाधा होती है, उसको निवेश वाले अपने हिसाब से ले लेते हैं और निर्गत वाले अपने हिसाब से ले लेते हैं। यानी एक प्रतिबाधा है और मान कितने? 2, ठीक है। जैसे बिचौलिया होता है ना, वो दोनों तरफ से रुपए लेता है, ठीक है। तो बिचौलिया तो एक और दोनों पार्टियों से रुपए लेता है। ऐसे ही अपनी प्रतिबाधा है, रैखिक जाल है, क्या कंडीशन है? तो ये सामान्य रैखिक जाल है, ठीक है ना। सामान्य रैखिक जाल। रैखिक जाल का मतलब समझते हैं आप कि जिसके अंदर जो प्रतिबाधाएं काम में लेते हैं वो क्या हो, उनके टर्मिनल को चेंज कर सकते हैं, लीनियर होनी चाहिए, LCR होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके अंदर हम एक प्रतिबाधा काम में लेते हैं और उस प्रतिबाधा को मैंने कह दिया Z, क्लियर। इसको किस प्रकार से प्रतिस्थापित किया जा सकता है? तो मिलर प्रमेय ये कहती है एक प्रतिबाधा थी, किसमें कन्वर्ट कर दिया? जेड इन और जेड आउट, दो प्रतिबाधाओं में कन्वर्ट कर दिया। और इसका जो वोल्टेज गेन है वो कितना है? A है, ठीक है ना। यानी V2 अगर हमारे पास है तो मैं कह सकता हूँ V2 बराबर क्या होना चाहिए? AV1 होना चाहिए, ठीक है ना।
तो ये आपकी मिलर प्रमेय है, यानी कोई भी प्रतिबाधा है तो उसको जेड इन और जेड आउट के रूप में लिख सकें। बिल्कुल सरल शब्दों में इस प्रकार से हम कह सकते हैं। ठीक है, अब इसका जेड इनका एक मान होता है और जेड आउट का मान होता है किसके टर्म्स में, जेड और ए के टर्म्स में, वो अपने को ज्ञात करना है। तो क्या कहती है ये मिलर प्रमेय, कहती है किसी चतुर टर्मिनल जाल के निवेशी व निर्गम पोर्ट के मध्य अगर जेड प्रतिबाधा हो, कितनी प्रतिबाधा है यहाँ पर, जेड थी, अगर जेड प्रतिबाधा हो तो ये प्रतिबाधा निवेशी प्रतिरोध किसके द्वारा होता है, जेड अपॉन 1 माइनस ए, और निर्गम प्रतिरोध ए जेड अपॉन ए माइनस 1 के रूप में व्यक्त की जा सकती है। ठीक है, ये क्या कहलाता है, आपका मिलर प्रभाव कहलाता है। क्लियर है। अब ये मैं प्रूव करूंगा अभी कि जेड अपॉन 1 माइनस ए कैसे होता है और ए जेड अपॉन ए माइनस 1 कैसे होता है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रूफ लेंगे। तो सामान्य रैखिक जाल के लिए हम क्या काम में लेते हैं, V2 बराबर ए V1, जहाँ पर ए क्या है, इसका वोल्टेज गेन, V है, V1 है इसका वोल्टा स्रोत निवेश है, और निर्गत क्या है, V2 है। तो I1, अब देखो इसमें इधर से मान लीजिए निवेश की तरफ से देखेंगे अपन, तो क्या काम में लेंगे, I1 धारा काम में लेंगे, और I1 के लिए जो काम में लेंगे, I1 बराबर V1 माइनस V2 बाई जेड। V बराबर IR होता है, तो V बराबर I और ये आपका रहा R। R क्या है, प्रतिबाधा, और यहाँ पर जेड प्रतिबाधा के रूप में काम में ले रहे हैं। ठीक है, अब इसके अंदर V1 माइनस V2, देखो V2 को किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया आपने, ए V1 के द्वारा प्रतिस्थापित कर दो, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, V1 माइनस ए V1 बटे जेड। अब कॉमन क्या ले सकते हैं, V1, यहाँ क्या शेष रह गया, 1 माइनस ए, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, V1 इंटू 1 माइनस ए बाई जेड, या दूसरे शब्दों में V1 अपॉन जेड अपॉन 1 माइनस ए, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो I1 बराबर V1 अपॉन जेड 1 माइनस ए, और मैं इसको क्या कह सकता हूँ, I1 बराबर V1 बाई जेड इनपुट के रूप में है। निवेशी तो है, निवेशी काम में ले रहे हैं, निर्गत की तो अभी तक बात ही नहीं हुई ना, तो पूरे में निवेश काम में लिया, तो ये मान क्या आ गया, ये, और जेड इनपुट का मान यहाँ क्या है, जेड इनपुट है यहाँ पर आपका, जेड इनपुट, इसका मान क्या है, जेड अपॉन 1 माइनस ए। यही मैंने कहा था कि यही प्रूव करना है। ठीक है, दूसरा प्रूफ, तो दूसरा प्रूफ काम में लेने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसी इक्वेशन को काम में लेता हूँ, लेकिन अब की बार किसकी तरफ से लूँगा, उसकी तरफ से, निर्गत की तरफ से, और निर्गत की तरफ से क्या बहती है धारा, I2, और जब I2 को कंसीडर करते हैं अपन, तो अधिक किसको मानेंगे, V2 को, तो V2 माइनस V1 बाई जेड, प्रतिबाधा तो जेड ये की है। अब इसके अंदर V1 का मान देखो क्या है, V2 बराबर ए V1, लेकिन मुझे V1 को किसके टर्म्स में लिखना है, V2 के टर्म्स में, तो V1 बराबर क्या लिख सकता हूँ, V2 बाई ए, तो इसको मान को क्या लिख सकता हूँ मैं, V2 माइनस V2 बाई ए अपॉन जेड। कॉमन ले लो V2 कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 1 अपॉन ए बटे जेड, ये मान आया कॉमन। उसको क्या कह सकते हैं अपन, इसको और सॉल्व कर लो, V2 ए माइनस 1 बटा ए अपॉन जेड, या इसको मैं क्या कह सकता हूँ, V2 ए माइनस 1, आपको शायद उधर दिखाई नहीं देगा, ये क्या मान आ गया, V2 अपॉन जेड। अब देखो ये कहाँ जाएगी, इसके हर में, तो जेड ए माइनस 1 बटे ए, या इसको मैं क्या कह सकता हूँ, ए जेड अपॉन ए माइनस 1, या कह सकता हूँ V2 अपॉन ए जेड अपॉन ए माइनस 1। और ये वाला जो मान है ये किसको व्यक्त कर रहा है, आपके ये वाला मान व्यक्त कर रहा है, जैसे ये जेड इनपुट था, ये किसको व्यक्त कर रहा है, जेड आउट को। तो मैं इसको लिख सकता हूँ I2 बराबर
V2 बाई जेड आउट, ठीक है। और जेड आउट का मान क्या हो जाएगा, जेड आउटपुट का मान हो जाएगा ए जेड अपॉन ए माइनस 1। क्लियर। तो ये हमने किसके बारे में पढ़ लिया, आपके दूसरी जो प्रमेय थी यानी मिलर। तो कितनी प्रमेय हो गई भाई अभी तक अपनी, देखो संभरण प्रतिमेय, आज संभरण या प्रतिकार प्रमेय हो गई। ये वाली जो थी इसका नाम क्या था, लिखा नहीं नाम कहीं पर, ये वाली कौन सी है, मिलर प्रमेय, ठीक है। तो संभरण या प्रतिकार प्रमेय हो गई, मिलर हो गई, पारस्परिकता हो गई। ये कौन सी पढ़ी थी, प्रतिकार। प्रतिकार याद है क्या, प्रतिकार की डेफिनेशन मैंने बताई थी आपको कि उसमें प्रतिबाधा को किससे प्रतिस्थापित कर देते हैं, वोल्टा स्रोत से, ठीक है। तो प्रतिकार हो गई, मिलर हो गई, पारस्परिकता हो गई। एक अधिकतम शक्ति संचरण कब होता है, जब परस्पर संयुग्मी हो, आपके वोल्टा स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा और लोड की आंतरिक लोड प्रतिबाधा और स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा परस्पर संयुग्मी हो तो अधिकतम शक्ति संचरित होती है। तो वो क्या हो गई, अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय। अध्यारोपण हो गई, थेवेनिन हो गई, नॉर्टन हो गई, ठीक है। ये आपका जो फर्स्ट यूनिट है इसका एक पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। फर्स्ट चैप्टर है वो हमारा लगभग कंप्लीट है। कुछ छोटा मोटा अपना चतुर टर्मिनल जाल का और ये थोड़ा बहुत बचता है, तो वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो ये इतना अपने को करना है और घर पर भी ऐसे नहीं बैठे रहना है। कोरोना काल जा चुका है तो अपनी तैयारी अच्छे से शुरू कर दें। सिलेबस लंबा है, प्रतिदिन आप ये तैयार करोगे तो साथ में, नहीं तो पता चलेगा थोड़े दिन बाद में, महीने भर बाद में पता चलेगा कि सर हमारा एक बुक कंप्लीट हो गया है और हमने तो वीडियो देखे ही नहीं। तो आपकी जिम्मेदारी है अच्छे से तैयारी करें घर पर बैठकर, ठीक है। थैंक यू।